हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडीज मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 10th NCERT की सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 7वां है। यहां पर हम लोग मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग प्रिंटिंग प्रेस यानी छपाई खाने का इतिहास जानेंगे। वर्तमान समय में हम अपने आसपास जहाँ भी नज़र दौड़ाएं तो हम लोग कोई ना कोई मुद्रित वस्तु पाते हैं, चाहे वो किताब हो, पत्र पत्रिकाएं हों, अखबार हो, या फिर एक्टर या एक्ट्रेस की तस्वीरें हों, कोई सीनरी हो, कोई फ्लैक्स या फिर पोस्टर हो। ये सभी क्या है, छपे हुए हैं। वर्तमान में जो छपाई होती है वो डिजिटल प्रिंटर के सहारे होती है। लेकिन अगर हम इसके अतीत में जाएं तो आज से हज़ारों साल पहले छपाई जो होती थी वो हाथ से होती थी। तो यहाँ पर इस अध्याय में हम लोग इसी प्रिंटिंग प्रेस या छपाई का इतिहास यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती छपी किताबों की। देखिए, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक जो है ये चीन, जापान और कोरिया में डेवलप हुई थी। और उस समय छपाई जो होती थी वो हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज़ को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। यानी चाइना के लोग क्या करते थे, एक काठ का ब्लॉक या लकड़ी का एक टुकड़ा लेते थे। उस लकड़ी के टुकड़े पर जो भी इन्हें छापना होता था उसकी आकृति को उकेरते थे, उन अक्षरों को यहाँ पर उकेरते थे और बाद में उस पर स्याही लगाकर उसके ऊपर कागज़ को दबा देते थे। तो ऐसे करके इनका किताब का पन्ना तैयार हो जाता था। अब देखिए, उस समय के किताब के पन्ने में दिक्कत ये थी, आज के पन्ने के जैसे वो पन्ने दोनों साइड से प्रिंट नहीं होते थे। उस समय के पन्ने जो होते थे वो काफ़ी ज़्यादा बारीक और पतले होते थे। तो इसी वजह से वो एक साइड से प्रिंट होते थे। तो यहाँ की जो पारंपरिक चीनी किताबें होती थी वो एक्कॉर्डियन शैली में होती थी, यानी किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी और केवल एक साइड में ये प्रिंटेड होती थी। चूंकि चीन में लंबे समय से प्रशासनिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती रही है, तो चीनी राजतंत्र जो है सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। तो यहाँ पर लंबे समय तक यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर राजकीय कार्य में इन किताबों का इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन 17वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ की जो चीनी जो किताबें हैं या चीनी जो मुद्रित सामग्री है, इसके उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रह गए थे, बल्कि आम व्यापारी और जो अमीर महिलाएं थीं वो भी इसका इस्तेमाल करने लगे थे। 19वीं सदी के अंत में जब यूरोपीय शक्तियों ने अपनी यहाँ पे चौकियाँ स्थापित की हैं, तो उनके साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात भी यहाँ पर हुआ है। यानी जब यहाँ पर यूरोप वाले यहाँ पर आए हैं, यूरोप वालों ने यहाँ पर अपनी चौकियाँ स्थापित की हैं, तो यूरोप वालों के साथ जो यूरोप की छपाई पद्धति थी, जो भी उनकी मशीनरी थी जिससे वो छपाई करते थे, उसका भी यहाँ पर आयात हुआ है। पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाला संघाई जो है ये प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया था। यानी यहाँ पे पश्चिमी रंग ढंग से छपाई करने का काम जो था ये संघाई में बहुत ज़्यादा होने लगा था। अब बात करते हैं जापान में मुद्रण। देखिए, जापान में छपाई की जो तकनीक है वो चीन से ही गई है। चीनी बौद्ध प्रचारक जो हैं ये 768 से लेकर 770 ईस्वी के आसपास छपाई की टेक्निक को लेकर ये जापान आए हैं। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। काठ का मतलब लकड़ी पर खुदे हुए चित्र भी हैं। तस्वीरें उस समय की जो होती थी वो अक्सर कपड़ों पर, ताश के पत्तों पर और कागज़ के नोटों पर बनाई जाती थी। देखिए, यहाँ पर एक जापानी चित्रकार का नाम दिया गया है जिनका नाम है कितागावा उतामारू। तो 1753 ईस्वी में इनका जन्म एदो, जिसको बाद में टोक्यो के नाम से जाना गया है, ये एदो में पैदा हुए थे। कितागावा उतामारू ने उकियो का मतलब है तैरती दुनिया की चित्र। तो इन्होंने उकियो नाम की एक नई चित्रकला शैली तैयार की थी, जिसमें कि आम शहरी जीवन का चित्रण इन्होंने किया था। देखिए, 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटका कोरियाना ये वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो छापा खाना की जो तकनीक है इसका मूल रूप से आविष्कार चाइना में हुआ था। चाइना से जापान में गई है और ये कोरिया में भी गई है। तो यहाँ पर 13वीं शताब्दी का एक यहाँ पर ग्रंथ संग्रह है जिसका नाम है त्रिपिटका कोरियाना, जो कि वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में, वुड ब्लॉक्स का मतलब क्या है, लकड़ी के टुकड़े हैं उन पर छपा हुआ मुद्रण है। तो ये बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। इन ग्रंथों को लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया था। वुड ब्लॉक्स का मतलब लकड़ी की जो तख्तियाँ हैं उन पर इसको उकेरा गया था और इन्हें 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित भी किया गया है। देखिए, यहाँ पर एक और संग्रह है जो कि कोरिया की जिग्जी है। तो कोरिया की जिग्जी जो है ये मूवेबल मेटल टाइप के साथ
मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा पुस्तकों में से एक है। देखिए इसका एक अंश आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मूवेबल का मतलब क्या है कि आसानी से हम इसको एक स्थान दूसरे स्थान पर कैरी भी कर सकते हैं। इसमें जैन बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं हैं। देखिए यहाँ पर जैन धर्म नहीं है बल्कि बौद्ध धर्म की ही एक यहाँ पर ब्रांच है, जैन बौद्ध धर्म, ठीक है। इसे जो है 14वीं शताब्दी के अंत में मुद्रित किया गया था, इसको प्रिंट किया गया था। पुस्तक का पहला खंड इसका उपलब्ध नहीं है, हालांकि इसका दूसरा खंड जो है फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में उपलब्ध है और इसे जो है 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इसको भी अंकित किया गया है। यूरोप में मुद्रण का आना, यानी यूरोप में जो छपाई की परंपरा है वो कैसे पहुंची है, वो कहानी यहाँ बताई गई है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, सदियों से यूरोप का चीन और भारत के साथ व्यापार होता रहा है। सदियों से यूरोप वाले जो हैं चीनी रेशम के बहुत बड़े आयातक रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी व्यापारी हैं जो कि रेशम मार्ग से चाइना से यूरोप जाते थे या यूरोप से चाइना आते थे, उन्हीं के माध्यम से जो तकनीक है वो यूरोप में पहुँची है। तो 11वीं शताब्दी में चीनी कागज़ जो है रेशम मार्ग के रास्ते यूरोप पहुँचा है। फिर 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक खोजी यात्री चीन से जो है वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक का ज्ञान लेकर ये इटली वापस लौटा है और इटली से ही ये तकनीक जो है पूरे यूरोप में फैली है। देखिए मुद्रित किताबों को सस्ती, अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेलम या चर्मपत्र पर ही छपते थे। यानी यूरोप में जो शुरुआती किताबें छपी हैं उनके पन्ने जो होते थे वो चमड़े के बने होते थे। यानी यहाँ पर जो भी कुलीन वर्ग के लिए या फिर यहाँ पर जो अच्छे खासे जो समृद्ध वर्ग हैं उनके लिए जो किताबें तैयार की जाती थी, उनके जो पन्ने होते थे वो वेलम या चर्मपत्र पर ही बनते थे। देखिए उस समय भी पांडुलिपियों का चलन था। हालांकि पांडुलिपियों की नकल उतारना बहुत ज़्यादा खर्चीला था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पांडुलिपि जो होती है ताड़ के वृक्ष पर लिखकर बनाई जाती है, हाथ से इसको लिखा जाता है। यहाँ पर पांडुलिपि में और इसमें अंतर है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं छपाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जबकि पांडुलिपि क्या होती है वो हाथ से तैयार की जाती है, हाथ से उसमें सुलेखन किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक पांडुलिपि है, अब इस पांडुलिपि की हमें प्रतिकृति तैयार करनी है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करनी है, तो यहाँ पर जो सुलेखक होगा इसकी हूबहू देखकर नकल उतारेगा। जबकि छपाई में क्या होता है, छपाई में हमने एक सांचा तैयार कर लिया, उस सांचे पर जो भी अक्षर वगैरह उकेर लिए हैं और उसी पर हम कागज़ को रखकर उसको प्रिंट करते जा रहे हैं। तो उस समय भी पांडुलिपियों का चलन था। हालांकि पांडुलिपियों की नकल उतारना बहुत ज़्यादा खर्चीला था, समय साध्य था। समय साध्य का मतलब टाइम भी लगता था और श्रम साध्य काम था। और पांडुलिपियाँ जो होती थी काफ़ी नाजुक होती थी, इसलिए उनका चलन सीमित रहा। किताबों की बढ़ती मांग के चलते जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है ये बाद के समय में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई। वुड ब्लॉक का मतलब क्या है, लकड़ी के किसी टुकड़े पर किसी हम चित्र को या किसी अक्षर को उकेर कर उससे छपाई कर लें, इसको वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। आप लोगों को शायद याद होगा या याद नहीं है, मुझे तो याद है। आपने देखा होगा बचपन के समय में, आपने देखा होगा जो छोटे छोटे ठप्पे आते थे लकड़ी के, मेले वगैरह में। आज भी अगर आप जाएंगे किसी ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो मेले वगैरह में वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ भी आज भी आप देखेंगे कुछ मेहंदी लगाने वालों के पास वो ठप्पे होते हैं। उस ठप्पे पर क्या होता है, लकड़ी के ठप्पे होते हैं, उन पर डिजाइन बनी हुई होती है। तो वो क्या करते हैं, वो कलर में डिप करते हैं और डिप करने के बाद आपके हाथ पर रखकर उसको दबा देते हैं, तो वही डिजाइन जो होती है आपके हाथ पर छप जाती है। तो ये जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इसको बोला जाता है। तो यही तकनीक जो है बाद के समय में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई है। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। देखिए गुटेनबर्ग ने जो आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस है इसकी नींव डाली थी। गुटेनबर्ग के पिता जो है एक व्यवसायी थे और गुटेनबर्ग जो है बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की जो मशीनें हैं ये देखते आया था। देखिए तेल पेरने की जो मशीनें होती हैं वो प्रेस मशीनें होती हैं, तो उनके अंदर जब भी सीड वगैरह डाले जाते हैं तो उन पर एक दबाव लगता है, उस दबाव से उनका तेल निकल आता है। तो बचपन से ही इन्होंने जो है ये पेरने वाली मशीनें, प्रेस मशीनें देखी थी। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बनी और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्रेस मशीन थी इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि इससे अगर हम तेल निकाल सकते हैं तो क्यों ना इस मशीन के अंदर अगर हम डाई लगा दें, यानी अक्षरों की अगर हम डाई इसमें सेट कर दें और उस डाई से हम किसी कागज़ पर दबाव लगाएं तो उससे क्या होगा, वो कागज़ छप जाएगा। तो ऐसे करके इन्होंने इस जैतून तेल निकालने की जो मशीन है इससे इंस्पायर होकर एक प्रिंटिंग प्रेस मॉडल तैयार किया है। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना ये यंत्र बना लिया था और इन्होंने जो पहली किताब इससे छापी थी वो बाइबल थी। हालांकि यह नई तकनीक हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई थी, यानी उतनी ज़्यादा एडवांस या उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं थी, लेकिन इसने जो है एक आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने में एक अहम योगदान दिया। शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी दिखती थीं,
नहीं, स्टार्टिंग में जो भी इन्होंने किताबें इससे छापी, जो भी पन्ने से छापे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सफाई का काम नहीं था। ऐसे लगता था जैसे हाथ से जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती हैं उसी तरह से किताबें ये छपी हुई हों। धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। देखिए उस समय क्या था, उस समय जो भी कुलीन वर्ग था वो जो भी अपनी किताबें तैयार करवाता था वो क्या करते थे, अपनी किताबों के साइड में, जैसे ये किताब का पन्ना है ना, तो बीच में यहाँ पर क्या करवाया, बीच में तो उन्होंने यहाँ पे पन्ना छपवा लिया और साइड वाला हिस्सा जो हाशिया छोड़ देते थे और हाशिए पर बाद में फूल पत्ती का काम ये लोग करवाते थे। तो यहाँ पर वही चीज़ है, धातुई अक्षर जो है ये हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे और हाशिए जो है यानी खालिस्तान जो है इन पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र जो होते थे अक्सर पेंट किए जाते थे, यानी जो भी किताबें होती थी उनमें चित्र जो है अभी भी पेंट करके ही बनाए जाते थे। करीब 100 सालों के दरमियान यानी 1450 से लेकर 1550 के बीच में यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे। 15वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में करीब 2 करोड़ मुद्रित किताबें आ गई थीं और 16वीं सदी तक आते आते किताबों की संख्या करीब 20 करोड़ पहुंच गई। यानी यहाँ पर लगातार छापाखाना शैली में जब आविष्कार हुआ है, छापाखाने शैली में लगातार जब सुधार हुआ है, तो यहाँ पर जो पाठक हैं, पाठकों की संख्या भी बढ़ती गई है और पाठकों की संख्या बढ़ने से यहाँ पर जो मुद्रित किताबें हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुद्रण क्रांति और उसका असर। देखिए शुरुआत में जो पढ़ाई लिखाई थी या शुरुआत में जो किताबें होती थी वो बड़े संभ्रांत तबके के पास थी, यानी जो समृद्ध वर्ग है या कुलीन वर्ग है वही पढ़ लिख सकता था और उसी के पास किताबें खरीदने की ताकत थी क्योंकि उसी के पास पैसा था। क्योंकि शुरुआत में जो किताबें होती थी उनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता था, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया है, बड़ी पैमाने पर यहाँ पर छपाई होने लगी है, तो किताबों के मूल्य में गिरावट आई, किताबें सस्ती हो गई हैं। तो ऐसे करके आम जन भी उन किताबों को खरीदने में सक्षम हो गए हैं। तो यहाँ पर है नया पाठक वर्ग। देखिए प्रिंटिंग प्रेस के आने से जो छपाई हुई है तो छपाई से किताबों की कीमतें गिर गई हैं और किताबों तक पहुँच जो है आसान होने की वजह से एक पढ़ने का एक नया कल्चर यहाँ पर डेवलप हुआ है। हालांकि उस समय भी बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस समय लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए किसी गांव में 1 या 2 व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, है ना, तो उस गांव में कोई किताब ले आया, तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनके पास उन्होंने किताब छोड़ दी और शाम को एक महफिल जमा ली या शाम को एक सभा बैठा ली। उस सभा में वो व्यक्ति जो है किताब पढ़ के सुनाता था, नहीं उस किताब का वाचन करता था और बाद बाकी लोग उसको सुनते थे। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि लोग जो हैं धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे, गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे। गाथा गीत का मतलब क्या है कि जो भी शौर्य या फिर जो भी वीरता की जो भी कहानी किस्से हैं उनको गाकर सुनाते थे और किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। यानी उस समय भी किताबें आने के बाद भी यहाँ पर ज्ञान का मौखिक लेन देन ही होता था, क्योंकि उस समय अधिकांश आबादी जो है पढ़ी लिखी नहीं थी। कुछ लोग पढ़े लिखे थे तो लोग उनकी मदद से ही किताबों को सुनते थे। किताबें जो है सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की दर जो थी काफ़ी ज़्यादा सीमित थी। तो इसलिए मुद्रकों ने क्या किया, इसलिए जो छपाई वाले इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सचित्र लोकगीत और लोक कथाएं छापनी शुरू कर दी हैं। फिर इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराब घरों में गाया सुनाया जाता था। ऐसे करके इन्होंने एक नया पाठक वर्ग तैयार करवाया है, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग जो है शिक्षित नहीं थे। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया है, जो भी किताबें प्रिंट करवाई हैं उन पर सचित्र लोकगीत होते थे, यानी लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें देख के समझ में आ जाए कि ये इसके बारे में कहानी बता रहा है। लोक कथाएं अंकित की गई थी चित्र के माध्यम से, तो जिन्हें देखकर लोग समझ जाते थे। या फिर ये लोग क्या करते थे, जो लोग पढ़े लिखे होते थे उनको ही कुछ पैसे देकर उन्हें ऐसी जगह पर भेजते थे जहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है, शराब खाने हैं, सभाएं हैं, तो वहाँ पर वो लोग इनके एजेंट जो होते थे वो किताब पढ़कर सुनाते थे, जिससे कि आमजन भी उसको सुन पाते थे, समझ पाते थे और बाद में वो लोग इनको खरीदते थे, इन किताबों को वो लोग खरीदते थे। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब किताबों का चलन हो गया है, किताबें जो है आम जन तक पहुंचने लगी हैं, तो किताबों के माध्यम से लोगों ने अपने विचार भी प्रसारित करने स्टार्ट कर दिए हैं। अब जब किताबों के माध्यम से विचार प्रसारित किए जाने लगे हैं, तो यहाँ पर जो धार्मिक वर्ग है या फिर राजशाही वर्ग है उसको डर लगने लगा है। उसको लगने लगा है कि जनता कहीं ना कहीं इन नए विचारों से अवगत होगी और हो सकता है जनता हमारे खिलाफ बगावत कर दे, क्योंकि जब भी नए विचार आते हैं तो नए विचारों से लोगों के मन में उथल पुथल तो होती ही है। तो वही डर यहाँ पर भी देखने को मिलता है। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग अब अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। यहाँ पर भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण ना होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। यानी यहाँ पर जो सत्ताशाही वर्ग है या राजशाही वर्ग है या फिर जो
धार्मिक पदों पर बैठे उच्च लोग हैं, उनके मन में ये भय था कि जो किताबें प्रिंट हो रही हैं, जो भी लेखन कार्य या जो भी प्रिंटिंग का कार्य हो रहा है, अगर उस पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, सेंसरशिप नहीं लगाएंगे, तो हो सकता है कुछ बगावत वाले लोग अपने विचारों को प्रसारित करके किताबों के माध्यम से जन जन तक पहुंचा दें और हो सकता है जनता हमारे अगेंस्ट खड़ी हो जाए। यहाँ पर ऐसा हुआ भी है। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी और इनमें से कुछ जो है इन्होंने चर्च के बाहर टांग दी, यानी इन्होंने प्रिंट करवा के चर्च के बाहर लगा दी। इसका नतीजा ये हुआ कि चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। यानी इन्होंने कैथोलिक चर्च की जो भी मान्यताएं थी या कुरीतियां थी, उनकी आलोचना में एक मुहिम स्टार्ट की थी और उसकी मुहिम के विरुद्ध इन्होंने किताबें छापी, लेख लिखे, लेखों का मुद्रण करवाया, उनको वहाँ पर टांगा। तो इनसे लोग जुड़े, इंस्पायर हुए। तो ऐसे करके कैथोलिक से ही एक नया यहाँ पर वर्ग निकल कर आया जिनको प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा है, मुद्रण जो है यानी प्रिंटिंग जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार क्या था? देखिए, 16वीं सदी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन था और मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, जो मार्टिन लूथर है वो दिखाए गए हैं। इन्होंने अपने जो भी विचार थे कैथोलिक मान्यताओं के विरुद्ध, इन्होंने वो छाप कर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चर्च की दीवार के बाहर टांगे थे ताकि लोग इसको पढ़ सकें। मुद्रण और प्रतिरोध। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब किताबों की बाजार में बहुतायत हो गई और जन जन तक किताबें जब पहुंचने लगी हैं, तो किताबों के माध्यम से जो नए विचार हैं, उन नए विचारों ने लोगों को भी जागरूक करने का काम किया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि सरकार की कार्यशैली पर या फिर धार्मिक रीति रिवाजों पर उंगली उठाने लगे थे। तो कई लोगों को यहाँ पर उस समय कैथोलिक चर्च संस्थाओं ने जो है धर्म विरोधी घोषित कर दिया है और उनको दंड भी दिया है। धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने इंक्विजिशन यानी धर्मद्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था ये स्टार्ट की थी। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाईं और 1558 ईस्वी में प्रतिबंधित किताबों की एक सूची भी तैयार की जो कि मार्केट में नहीं बेची जा सकती थी। यानी कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसने क्या किया है, उसने ऐसे ऐसे लेखक या ऐसी किताबें या ऐसे प्रकाशनों को चिन्हित किया है जो कि जनता को भड़का रहे थे, जनता को जो है धर्म विरोधी बना रहे थे, उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और उनकी एक सूची तैयार की है। और ये कहा भी है कि ये लोग, अगर कोई व्यक्ति इनकी किताबों को या इनके लेखों को पढ़ता है तो उसको दंडित भी किया जाएगा। यहाँ इंक्विजिशन का मतलब बताया गया है, इसका मतलब है धर्म अदालत। विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था, इसको इंक्विजिशन कहा जाता था। पढ़ने का जुनून। देखिए, शुरुआत में जो पढ़ाई लिखाई थी वो केवल संपन्न वर्गों तक ही सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो है समाज के अन्य वर्ग भी पढ़ाई लिखाई के संपर्क में आने लगे हैं और वो भी पढ़ना लिखना सीखने लगे हैं। अलग अलग संप्रदायों के चर्चों ने गांव में स्कूल स्थापित किए और किसान कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता जो थी ये 60 से लेकर 80% तक पहुंच गई थी। देखिए, पुस्तक विक्रेताओं जो हैं ये भी इन्हें अब लगने लगा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, तो हम गांव में जाकर पुस्तकें बेचें जिससे कि हमारा किताबों का जो व्यापार है और बढ़ जाए। तो पुस्तक विक्रेताओं ने क्या किया है, गांव गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने लगे हैं और इन्होंने क्या किया है, इन किताबें बेचने के लिए फेरी वालों को काम पे लगाया है। ये किताबें जो मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक कथाएं और लोकगीतों की हुआ करती थी, क्योंकि जो स्थानीय ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो लोक कथाएं या लोकगीत या पंचांग, ये साल भर के जो त्यौहार वगैरह होते हैं, साल भर का जो कैलेंडर होता है, तो उन सबको ज़्यादा देखते थे। इसी वजह से ग्रामीण इलाके में लोक कथाएं, लोकगीत या पंचांग वगैरह की जो किताबें थी ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में थी। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक्पेसिया, देखिए एक्पेसिया का मतलब है एक प्रकार की पॉकेट बुक जिसको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं, जिसको आसानी से अपनी जेब में रख सकते हैं। तो इंग्लैंड में पेनी चैप बुक या एक्पेसिया किताबें बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था और इन किताबों को गरीब तबके के लोग भी खरीद कर पढ़ सकते थे, क्योंकि ये खरीदने में आसान थी, यानी इनका मूल्य भी कम था, तो इस वजह से गरीब तबके के लोग भी इनको खरीद कर पढ़ सकते थे। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में बिब्लियोथेक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज पर छपी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ्रांसीसी एक चैप बुक है, छोटी सी एक किताब है जिसको बिब्लियोथेक ब्लू कहा जाता था। यानी इस पर जो इसकी छपाई होती थी सस्ते कागज पर होती थी और इसका जो
बाहरी जो कवर है, कवर पेज है, ये नीली जिल्द में बंधा होता था। 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। उनमें समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ साथ मनोरंजन को भी परोसा जाने लगा। इन जैसे जैसे पाठक पर बढ़ता गया है, वैसे वैसे यहाँ पर सूचना तंत्र भी और ज़्यादा फैलता गया है। तो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर पत्रिकाओं का चलन स्टार्ट हो गया है। पत्रिकाओं का मतलब न्यूज़पेपर वगैरह का चलन स्टार्ट हो गया है। तो न्यूज़पेपर में जो भी उस समय की जो घटनाएं होती थी उनको चलाया जाता था, दिखाया जाता था। इसके अलावा साथ ही साथ जो मनोरंजन के ब्लॉग वगैरह हैं वो भी उसमें लिखे जाते थे। प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथ भी संकलित किए गए और नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। देखिए 18वीं सदी तक आते आते जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं या वैज्ञानिक जो खोजें वगैरह हैं वो होना स्टार्ट हो गई थी। तो कई सारे वैज्ञानिक लेख जो थे इन किताबों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक शेयर किए गए थे। टॉमस पेन, वॉल्टेयर और जॉन जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगी थी। देखिए 18वीं सदी के मध्य तक ये आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। यानी यहाँ पर जनता समझ चुकी है कि किताबें ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिनके जरिए उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है, उनके दिमाग की बत्ती जल सकती है। वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर विवेक और बुद्धि का राज लाएंगी। इन लोगों का ऐसा विश्वास था कि किताबों के माध्यम से क्या है, जो निरंकुश या आतंकी राजसत्ता है इसके विरुद्ध लोग जागृत होंगे और इनसे लोग मुक्ति पाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किताबों ने जो है जन चेतना का काम भी किया है। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबस्तियन मर्सिये ने घोषणा की है कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में जो निरंकुशवाद है ये उड़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये 18वीं सदी के एक उपन्यासकार लुई सेबस्तियन मर्सिये, इनका विचार ये है कि यहाँ पर जो किताबों की जो क्रांति आई है, ये छापे खाने की जो प्रगति हुई है, तो छापे खाने की प्रगति के माध्यम से जो लेखक हैं अपने विचारों को जन जन तक पहुँचा पाएंगे। और जब ये जन जन के लोग, जो आम लोग हैं, जब इन किताबों को पढ़कर जागृत होंगे तो ये निरंकुश सत्ता को उखाड़कर फेंक देंगे। यहाँ पर बताया भी गया है कि मर्सिये के उपन्यासों में नायक जो हैं अक्सर किताबें पढ़ने से बदल जाते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मर्सिये ने अपने जो भी उपन्यास लिखे थे, उन उपन्यासों में जो भी नायक दर्शाए थे, उन नायकों का मन किताबें पढ़ने से बदल जाता था और वो क्रांति की बात करने लगते थे। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। देखिए छापे खाने ने फ्रांसीसी क्रांति में क्या योगदान दिया है वो भी हमारे लिए जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जो मुद्रण संस्कृति है इसने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची थी। तो यहाँ पर हम इसके फेवर में 3 तर्क देख सकते हैं। पहला यहाँ पर यह है कि छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। देखिए जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ है, प्रिंटिंग प्रेस के जरिए बड़ी संख्या में किताबें मुद्रित होने लगी हैं, तो लोग जो हैं अपने विचारों को मुद्रित कराने लगे हैं, छपवाने लगे हैं। और जब लोग अपने विचारों को लिखने लगे हैं, उनको छपवाने लगे हैं, तो ऐसे करके और लोग भी उससे प्रभावित हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जिसके मन में जो जो चीज़ें चल रही हैं वो सब लिख रहे हैं और उसको किताब के रूप में छपवा भी रहे हैं। दूसरा बात यहाँ पर यह है कि छपाई ने वाद विवाद संवाद की एक नई संस्कृति को जन्म दिया। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब में केवल और केवल किसी एक व्यक्ति का ब्यौरा नहीं होता है, बल्कि उसकी आइडियोलॉजी भी यहाँ पर दी हुई होती है, उसकी विचारधारा भी यहाँ पर दी हुई होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपने कभी कार्ल मार्क्स की किताब पढ़ी, तो कार्ल मार्क्स की किताब पढ़ के आपको लगता है कार्ल मार्क्स सही है ना। कभी अगर आप भारतीय दर्शन पढ़ते हैं तो भारतीय दर्शन को पढ़ के लगता है आपको भारतीय दर्शन सही है। तो वैसे किताबें जो होती है, किताबों की जो विचारधारा होती है उससे लोग प्रभावित होते हैं। तो जब यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो किताबें हैं ये प्रसारित हुई हैं, तो यहाँ के लोगों के अंदर वाद विवाद संवाद की एक नई संस्कृति को जन्म यहाँ पे मिला है। तीसरा यहाँ बताया गया है कि 1780 के दशक तक रायशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर यहाँ पर लग चुका था। ये तमाम कार्टूनों और कैरिकेचर का मतलब व्यंग चित्रों के माध्यम से वहाँ पर ये भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है, जबकि राजशाही जो है भोग विलास में डूबी हुई है। वहाँ पर जो कैरिकेचर या कार्टून जो बनाकर दिखाए जाते थे, उन कैरिकेचरों या कार्टूनों में दर्शाया जाता था कि जनता जो है त्रस्त है, जबकि राजशाही जो है भोग विलास का आनंद ले रही है। तो इन सब की वजह से वहाँ की जो जनता है ये और ज़्यादा भड़क उठी है। ऐसे करके उसके अंदर क्रांति की भावना और ज़्यादा बलवती हो गई है। 19वीं सदी। अब देखिए 19वीं सदी तक आते आते जो महिलाएं, बच्चे और मजदूर जो हैं ये भी इन किताबों के संपर्क में आ चुके थे। 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे जो हैं पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए थे। देखिए अब तक यहाँ पर बच्चे जो थे किताबों से दूर थे, लेकिन चूंकि 19वीं सदी में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है तो इस वजह से बच्चे भी पढ़ने लिखने लगे हैं, तो बच्चे भी ये पाठकों की नई कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या फिर मुद्रणालय स्थापित किया गया, जिसमें परी कथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया।
यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक बच्चों के लिए डेडिकेटेड प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई थी, जिसमें बच्चों के लिए केवल परिकथाएं और लोक कथाएं प्रकाशित की जा रही थी। जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने गांव गांव जाकर लोक कथाओं को एकत्रित किया है और सन 1812 में एक संकलन इन्होंने इनका प्रकाशित किया है। पेनी मैगजीन्स या एकपेसिया पत्रिकाएं, इसको पॉकेट बुक भी कहा जाता है, ये खासतौर पर महिलाओं के लिए होती थीं। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे हैं तो महिलाएं जो उनका अहम पाठक मानी गई हैं, क्योंकि महिलाएं घरों में रहती थीं और जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती थी घरों में, अब उनका टाइम तो कट नहीं रहा है, पति कहीं जॉब पर गए हैं क्योंकि उस समय औद्योगिक क्रांति भी हुई है, तो पति जो फैक्ट्रियों में गए हुए हैं, घर पर जो पढ़ी लिखी महिलाएं अकेली रह रही हैं, तो ऐसे में उस समय उपन्यास का चलन हुआ था। तो महिलाओं ने अपने खाली समय का उपयोग करते हुए उन उपन्यासों को, उन किताबों को पढ़ना स्टार्ट किया है। मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थीं। कौन कौन सी लेखिकाएं अग्रणी थीं? जैन ऑस्टिन, ब्रांट वेने, जॉर्ज इलियट, ये उस समय की कुछ मशहूर लेखिकाएं थीं। 17वीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे, यानी कि किताबें अब जो है केवल खरीद कर ही नहीं बल्कि किराए पर भी मिलने लगी थी। अब है नए तकनीकी परिष्कार। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो मुद्रण की परंपरा है, इसमें मशीनों के आविष्कार ने मुद्रण को त्वरित बनाने में, मुद्रण को और ज़्यादा फास्ट बनाने में अहम योगदान दिया है। अतीत में जो छपाई होती थी वो हाथ से होती थी, फिर बाद में मशीनों का आविष्कार हुआ है तो छपाई की शैली में परिवर्तन आया है। अब छपाई जो है मशीनों से होने लगी है। बाद के समय में मशीनें जो है उनमें सुधार किया गया है, तो ऐसे करके जो छपाई की स्पीड थी वो बढ़ती चली गई है, और जैसे जैसे छपाई की स्पीड बढ़ती गई है वैसे वैसे जो प्रिंट की कॉस्ट है वो भी कम होती गई है। 18वीं सदी के अंत तक जो प्रिंटिंग प्रेस थे ये धातु से बनने लगे थे। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो, इन्होंने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर कर दिया था। शक्ति चालित का मतलब क्या? उस समय भाप की शक्ति से बहुत सारे काम हो रहे थे, तो इन्होंने पहली बार भाप की शक्ति से चलने वाली प्रेस का आविष्कार किया था। इससे प्रति घंटे 8000 शीट छप सकती थी। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन हो गई थी। देखिए, 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम और तेजी से होने लगा था। देखिए, जैसे जैसे छपाई की तकनीक में सुधार होता गया, छपाई तीव्र गति से होने लगी, वैसे वैसे अब यहाँ पर जो लेखक वर्ग है, पाठक वर्ग है, ये भी यहाँ पे परिवर्तित होने लगे हैं। अब लेखक वर्ग उन किताबों या साहित्यों को लिखना पसंद कर रहे थे जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो उस समय उपन्यास जो था यूरोप की एक साहित्य विधा थी, और उस समय एक बहुत बड़े पाठक वर्ग को कवर करने के लिए यहाँ पर उपन्यासों को धारावाहिक छापा गया। धारावाहिक का मतलब कि इसका पार्ट 1 आ गया, अब पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा, जिससे कि किताबों की डिमांड या उपन्यासों की डिमांड पाठक वर्ग में बनी रहे। तो 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला, जिसको सिलिंग श्रृंखला कहते हैं, इसके तहत छापी गई थी। 1930 की आर्थिक मंदी के दौरान किताबों की बिक्री गिरने के भय से प्रकाशकों ने सस्ते पेपरबैक या अजिल्द संस्करण छापे थे। अब देखिए, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि पेपरबैक और जो जिल्द संस्करण है ये होता क्या है। देखिए, 2 तरह के संस्करण होते हैं किताबों के, एक तो होता है पेपरबैक और दूसरा होता है हार्ड कवर। आप कभी अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे जाएं तो वहाँ पर देखते होंगे, कोई किताब आप परचेज करने वाले होते होंगे तो उसमें लिखा है कि पेपरबैक किताब है, किसी पर लिखा होगा कि हार्ड कवर किताब है। हार्ड कवर का मतलब क्या होता है कि जो किताब का बाहर वाला जो कवर है ये हार्ड बना हुआ है, हार्ड गत्ते से बना हुआ है, तो इसका मतलब हो गया हार्ड कवर। पेपरबैक का मतलब है इसका जो भारी कवर है ये सस्ते कागज से या हल्के कागज से बना हुआ है, इसको मतलब है पेपरबैक है ये, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पेपरबैक किताबें होती हैं वो हार्ड कवर की तुलना में सस्ती होती हैं। तो यहाँ पर उस समय क्या था, जब आज से 100, 150, 200 साल पहले की बात करें तो उस समय क्या था, किताबें जो होती थी अधिकांश वो हार्ड कवर की बनती थी। लेकिन जब महामंदी आई है तो उस दौरान यहाँ पर जो भी प्रकाशक हैं उन प्रकाशकों ने प्रयास किया है कि महामंदी के दौरान भी किताबों की जो बिक्री है कम ना हो, तो उन्होंने इसकी तरकीब निकाली है कि इसका जो कवर पेज है उसको थोड़ा सा हल्का कर दिया जाए, जिससे कि किताबों की कॉस्ट गिर जाएगी और किताबों की सेल जो है मंदी में भी बरकरार रहेगी। अब बात करते हैं भारत का मुद्रण संस्कार। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर सदियों से मुद्रण की परंपरा रही है। हमारे यहाँ पर अतीत में ही पांडुलिपियाँ लिखी जाती रही हैं। तो मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ, आप लोग पांडुलिपि और मुद्रण में अंतर तो जानते होंगे। पांडुलिपि जो होती थी हाथ से लिखी जाती थी, जबकि मुद्रण में क्या होता है, किसी चीज़ को हम छापते हैं, किसी भी हम चीज़ को हम छापते हैं उसको मुद्रण कहते हैं। और पांडुलिपि जो होती है हाथों से तैयार हाथों से लिखकर तैयार की जाती हैं। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी
और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियां जो थी ताड़ के पत्तों या हाथ से बने हुए कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। 19वीं सदी के अंत तक छपाई आने के बाद भी पांडुलिपियां जो थी ये बनाई जाती रही हैं। अब यहां पर जानेंगे छपाई भारत में कैसे आई है। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया था। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें इसमें छापी हैं। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी थी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी यही लोग थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ पर जो छपाई की तकनीक है, जो आधुनिक छपाई की तकनीक है, उसको लाने में जो धर्म प्रचारक हैं उनका अहम योगदान रहा है। इन सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो पुर्तगाली धर्म प्रचारक हैं वो यहाँ पर छपाई तकनीक को या प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आए थे। हालांकि जो अंग्रेजी भाषी प्रेस है ये भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था। यानी ये लोग जो हैं बहुत देर से अपनी प्रिंटिंग प्रेस का विकास कर पाए हैं। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। यानी इन्होंने सबसे लास्ट में छापे खाने का आयात किया, सबसे लास्ट में अपनी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कराई है। अब यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात की गई है जिन्होंने भारत में पहली बार समाचार पत्र या साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया था। इसमें सबसे पहला नाम आता है जेम्स ऑगस्टस हिक्की का। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गजेट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा भी जाता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट है और इसका संपादन जो है 1780 से किया गया है। संपादन करने वाले व्यक्ति जेम्स ऑगस्टस हिक्की हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो समाचार पत्र था एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये समाचार पत्र जो है एक निजी अंग्रेजी उद्यम था। ये जो है औपनिवेशिक शासन से आज़ाद था, यानी औपनिवेशिक शासन के दबाव में नहीं था। इसे इस बात का अभिमान भी था अपने यहाँ पर। कई बार इस पत्रिका ने क्या किया है, कई बार इस पत्रिका ने जो है अंग्रेज अधिकारियों की भी आलोचना की है। यानी इसने वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी खबरें छापी हैं। इस बात से नाराज होकर गवर्नर जनरल बैरन हेस्टिंग ने हिक्की पर मुकदमा भी चलाया था। 18वीं सदी के अंत तक आते आते कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी थी। कुछ हिंदुस्तानी व्यक्ति भी अपने अखबार छापने लगे थे। ऐसे प्रयासों में पहला प्रयास राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा किया गया। देखिए, गंगाधर भट्टाचार्य पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार कोई भारतीय अखबार निकाला था। हालांकि इनके अखबार का नाम भी बंगाल गजेट ही था, जो कि 1816 में प्रकाशित किया गया था। देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि उस भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए जिसने पहला भारतीय अखबार लॉन्च किया था या पहला भारतीय अखबार संपादित किया था, तो ये गंगाधर भट्टाचार्य हैं जिन्होंने 1816 में बंगाल गजेट का प्रकाशन किया था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की एक अंग्रेज व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का पहला अखबार निकाला है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा पहला भारतीय व्यक्ति है या पहला कौन सा भारतीय अखबार है जो किसी भारतीय के द्वारा निकाला गया, तो आप इनका नाम बता देंगे, गंगाधर भट्टाचार्य का नाम बता देंगे। अब है धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुस्तकों के मुद्रण से पुस्तकों का जन सामान्य तक विस्तार हुआ है, जन सामान्य तक पुस्तकें पहुंची हैं और लोग पुस्तकों के विचार से प्रभावित भी हुए हैं। कई लोग जो थे पुरानी मान्यताओं या पुरानी परंपराओं का विरोध करने लगे थे। कई लोग ऐसे भी थे, अब उनको इस बात का डर था कि नए विचारों के आने से कहीं ऐसा ना हो उनके जो प्रचलित रीति रिवाज हैं वो नष्ट ना हो जाएं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलाव से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। यानी ये वो समय था जब कुछ लोग ऐसे थे जो कि जिनके अंदर नए विचार आ रहे थे। ये लोग चाह रहे थे समाज में परिवर्तन आए और कुछ लोग इन परिवर्तनों का विरोध कर रहे थे। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा था, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। देखिए, इसी में सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन राय का। राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजा राम मोहन राय भारत के एक समाज सुधारक हैं। तो इन्होंने समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी उन कुरीतियों को मिटाने के लिए अपना एक पत्र निकाला है, समाचार पत्र निकाला है, संवाद कौमुदी 1821 में। तो इसके विरोध में जो रूढ़िवादी हैं उन्होंने समाचार चंद्रिका का सहारा लिया है। दो फारसी अखबार जाम-ए-जहां नामा
और शमसुल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए। देखिए, इधर हिंदू जो रूढ़िवादी तबका है वो तो नाराज है ही है, मुस्लिम जो रूढ़िवादी तबका है उसको भी अब डर लगने लगा है, मुस्लिम जो भी धर्मगुरु हैं उनको भी डर लगने लगा है। उनके डरने का रीजन ये था कि उन्हें ये लगता था कि औपनिवेशिक सरकार जो है उनके धर्म को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रही है। औपनिवेशिक सरकार हो सकता है आने वाले सालों में मुसलमानों का धर्मांतरण न करवाए, तो ये कुछ डर उनके अंदर भी बने हुए थे। तो उत्तर भारत के जो उलेमा हैं, उलेमा का अर्थ होता है इस्लामी कानून और शरिया का विद्वान, उसको उलेमा कहा जाता है। तो इनको डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा ना दें या मुस्लिम कानून ना बदल दें। इससे निपटने के लिए उन्होंने जो सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे हैं और धार्मिक अखबार और गुटके निकाले हैं। यानी यहाँ पर जो इस्लामी कानून और शरिया के जो विद्वान हैं, उलेमा, उनको इस बात का डर है कि कहीं औपनिवेशिक सरकार जो है मुस्लिम कानून को ना बदल दे, इसमें हस्तक्षेप ना करे। तो इन्होंने क्या किया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने धर्म ग्रंथों के फारसी और उर्दू अनुवाद छापे हैं, धार्मिक अखबार निकाले हैं। सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी, सेमिनरी का मतलब है मदरसा, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ के कुछ कुछ मदरसे स्थापित किए गए हैं जिन्होंने इस्लामी रीति रिवाजों को बचाने का प्रयास किया है। तो इसी क्रम में देवबंद मदरसा भी आता है, देवबंद सेमिनरी भी आता है। इसकी स्थापना 1867 में होती है। तो इसने जो है इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए हैं। और फतवे जारी करने का रीजन ये था कि औपनिवेशिक सत्ता का विरोध करना। फतवा का मतलब क्या है, अनिश्चय और असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान, सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा जारी किया जाने वाला वैधानिक घोषणा, इसको फतवा कहा जाता है। अब देखिए, हिंदुओं के बीच की बात करें तो हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफी ज्यादा बल मिला है। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपी हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि समाज का हर वर्ग नई क्रांति के विचारों से प्रभावित हुआ है। कुछ लोग जो थे वो धार्मिक विचारों से ही यहाँ पे प्रभावित हुए थे। यानी यहाँ पर दोनों प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं और कुछ लोग जो है प्रचलित मान्यताओं को ही आगे ले जाना चाह रहे हैं। प्रकाशन के नए रूप, देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, उपन्यास शैली का उदय जो है यूरोप में हुआ था। तो यूरोप में विकसित उपन्यास नामक साहित्यिक विधा ने भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली है। यानी अब भारतीय लेखक भी उपन्यास लिखने लगे हैं। दूसरी तरह की साहित्यिक विधाएं जैसे गीत, कहानियां, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए हैं। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। यानी अब जो किताबें छप रही थी उनमें चित्र भी शामिल किए गए थे। काठ की छापे खानों की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियां बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थीं। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई हैं। आपके सामने यहाँ पर राजा रवि वर्मा का एक चित्र लगाया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। देखिए, ये वही समय था जब अखबारों में या जो किताबें वगैरह निकल रही थी उनमें चित्र शामिल किए जा रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पर जो गरीब दस्तकार हैं उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो भी अपने चित्रों को इन पत्र पत्रिकाओं में या किताबों में शामिल करवा सकें। तो तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस, छापे खानों के करीब अपनी दुकानें लगाई हैं और मुद्रकों से काम पाने लगे हैं। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छापे जाने लगे थे। यानी कहीं ना कहीं ब्रिटिश सत्ता का विरोध होने लगा था। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। यानी उस समय जो औपनिवेशिक शासन है उसका विरोध करते हुए कई प्रकार के कार्टून, कैरिकेचर बनाए गए थे। कुछ में भारतीयों का मजाक उड़ाया गया था, कुछ में ब्रिटिश शासन का मजाक उड़ाया गया था। महिलाएं और मुद्रण, देखिए यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि महिलाओं की इस मुद्रण में क्या भूमिका थी। क्या महिलाएं मात्र एक पाठक बनकर रह गई थीं या उन्होंने लेखन का कार्य भी किया था। देखिए, यहाँ तक 19वीं सदी तक आते आते जो भारतीय समाज के मध्यवर्गीय तबके की महिलाएं हैं वो पढ़ने लिखने लगी थीं। तो मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया था। उदारवादी पिता और पति अपने औरतों को घर में पढ़ाने लगे थे और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बनने लगे हैं तो उन्हें वो स्कूल में भेजने लगे हैं। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी है और उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया है। यानी कई पत्रिकाएं ऐसी थीं जो कि लगातार नारी शिक्षा के लिए आवाज़ उठा रही थीं।
हालांकि ये वो समय था कि जिस समय तमाम जो रूढ़िवादी तबके के लोग थे वो नारी शिक्षा का विरोध भी कर रहे थे। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं जो विधवा हो जाती हैं, यानी उस समय हिंदू समाज में एक डर व्याप्त था या भय व्याप्त था। हिंदू समाज के बहुसंख्यक तबके को लगता था कि अगर लड़की पढ़ लिख जाएगी तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी। तो इसी भय से बहुत सारे लोगों ने अपनी बच्चियों को या अपनी लड़कियों को विद्यालय में नहीं भेजा। और इसी तरह दकियानूसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रोमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। रोमानी का मतलब रोमांटिक कृतियां पढ़कर औरतें जो है बिगड़ जाएंगी, ऐसा मुसलमानों को लगता था। इतनी सब पाबंदियां होने के बावजूद भी महिलाओं ने लिखना पढ़ना नहीं छोड़ा। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा था। बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक एक आत्मकथा लिखी जो कि 1876 में प्रकाशित हुई थी, और यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा भी जाता है बंगाली भाषा में पहली संपूर्ण आत्मकथा किसने लिखी थी? रस सुंदरी देवी ने लिखी थी, जिसका नाम है आमार जीवन। कैलाश वासिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना स्टार्ट कर दिया था कि महिलाएं क्या अनुभव करती हैं। उन्होंने महिलाओं के गृहस्थ जीवन को लेकर भी आलोचना की है कि कैसे महिलाओं को घरों में दबा के रखा जाता है। महिलाएं अपना पूरा समय घर की रसोई में बिताती हैं, उसके बाद भी उनकी उपेक्षा की जाती है। आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की जो नारियां हैं इनकी दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा है। यानी उस समय सबसे ज़्यादा जो खराब स्थिति में थी वो उच्च जाति की महिलाएं थीं, क्योंकि उच्च जाति की महिलाओं पर पाबंदियां ज़्यादा थीं। तो यही देखते हुए ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जातियों की नारियों की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा है। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति ये पहले ही विकसित हो गई थी, लेकिन गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत जो है 1870 के दशक से हुई है। 20वीं सदी के आरंभ में औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई है। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ रूढ़िवादी तबके के लेखक ऐसे भी थे जो कि महिलाओं की स्वतंत्रता के खिलाफ थे। तो उन्होंने कुछ इस तरह की रचनाएं लिखी हैं जिसमें महिलाओं को ये बताया गया कि महिलाओं का काम क्या है कि वो आज्ञाकारी बीवी बनकर रहें। तो राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी है। देखिए, उस समय तक आते आते कुछ इलाके ऐसे थे जो कि पुस्तकों के मुद्रण के लिए या पुस्तकों की बिक्री के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। तो बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया था। प्रिंट और गरीब जनता। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टार्टिंग में किताबें काफ़ी ज़्यादा महंगी थी और केवल अमीर तबके के लोग ही इन्हें अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन बाद में जब मुद्रण का विस्तार हुआ है तो किताबें सस्ती हुई हैं, और सस्ती होने पर किताबें जो थी गली चौराहों पर, चौकों पर बेची जाने लगी थी और आम जन भी उनको खरीद सकते थे। 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय शहरों या कस्बों में खुलने लगे थे। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खुलना उस समय प्रतिष्ठा की बात थी। निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी जो कि 1871 में लिखी थी, इसमें जाति प्रथा के अत्याचारों पर लेखनी चलाई थी। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है, इन्होंने जाति पर जोरदार कलम चलाई और इनके लेखन जो थे पूरे भारत में पढ़े गए थे। इसके अलावा जो मजदूर तबके के लोग हैं, वैसे तो मजदूरों को समय नहीं था, उनका सारा समय फैक्ट्री में ही निकल जाता था, फिर भी कुछ मजदूरों ने अपने प्रयास करके पढ़ना लिखना सीखा है और उन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के ऊपर आवाज़ भी उठाई है और लेखनी भी चलाई है। तो कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिखकर और छापकर जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की है। 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया है। देखिए, बंगलौर के सूती मिल मजदूरों ने बंबई के मिल मजदूरों से प्रेरणा लेकर अपने पुस्तकालय बनाए हैं ताकि मिल मजदूर भी पढ़ लिख सकें। यहाँ पर एक साहित्यकार या लेखक का नाम दिया गया है जिनका नाम है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। ये जो है आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आयर साधु यानी दादी की कहानियाँ उनकी उल्लेखनीय किताबों में से एक है। इन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपनर देश यानी ओ मेरी प्यारी भूमि ये लिखा था। अब बात करते हैं प्रिंट और प्रतिबंध। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब समाज में उस समय मुद्रित सामग्री की भरमार हो गई है तो ब्रिटिश सत्ता और जो रूढ़िवादी तबका है वो अब इससे डरने लगा है। उसको लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग
जागृत हो जाएं और परिवर्तन की बात करने लगें। ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर भारतीयों के मन में चेतना का अभाव आ गया तो उनकी सत्ता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। तो ऐसे में अंग्रेजों ने जो अंग्रेज विरोधी लेख हैं उनको दबाना स्टार्ट कर दिया है। मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। यानी कहने का मतलब ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की उनमें से पहले व्यक्ति थे जिनके खिलाफ ये कदम उठाए गए थे। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए थे। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ये प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गए थे, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं 1820 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रेस की आज़ादी इसको कंट्रोल कर दिया था, इस पर सेंसरशिप लगा दी थी। लेकिन फिर भी एक बार फिर से जो अखबार के संपादक हैं इन्होंने विलियम बेंटिक से गुहार लगाई है कि आप प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करें। तो इस बात को लेकर विलियम बेंटिक राजी भी हो गया है। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर थॉमस मैकाले ने पहले की आज़ादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए, नए प्रेस कानून इन्होंने बनाए हैं। देखिए, जब 1857 का विद्रोह हो जाता है उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति फिर से अंग्रेजी सरकार का रवैया बदल जाता है। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो प्रेस की आज़ादी है इससे जनता भड़क रही है, इससे जनता के अंदर जनचेतना आ रही है। तो इस बात को लेकर अंग्रेज नाराज भी हो जाते हैं। उनको लगता है कि देसी प्रेस का जो मुंह है बंद करना चाहिए। आयरिश प्रेस कानून की तर्ज पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया जाता है। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल जाता है। देखिए, 1878 के वर्नाक्यूलर एक्ट में क्या था कि कोई भी अखबार अगर ब्रिटिश सरकार की आलोचना करता था तो सबसे पहले उसको नोटिस जारी किया जाता था, और नोटिस जारी करने के बाद भी उसका संपादक अगर सरकार के नोटिस की अवहेलना करता था तो बाद में पूरी की पूरी प्रेस को जब्त कर लिया जाता था और अखबार को बंद करके उसके संपादक को जेल में डाल दिया जाता था। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया है तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई है। इस बात से नाराज होकर अंग्रेजों ने जो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कैद कर लिया है, उनको जेल में डाल दिया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको नोट के साथ साथ इसकी अभ्यास प्रश्नों की सीरीज भी देखने को मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।